देखिए, चांदी और सोना अभी तो ऑलमोस्ट कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो अगर मंदी आती है तो चांदी में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है। मुझे ट्रम्प साहब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो कुछ भी कहते रहें, मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। जो देश अपने आप को लड़ाई में झोंकता है उसकी करेंसी कमजोर होती है। केवल और केवल क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी है। डॉलर की डिमांड से डॉलर इंडेक्स बढ़ी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। लगता है कि वो अगर लेफ्ट साइड से सुबह उठते हैं बिस्तर के तो एक बात कह देते हैं, राइट साइड से उठते हैं तो कुछ और कह देते हैं। फिर जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव चल रहा है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बाहर जा रहा है क्योंकि उसको अमेरिका में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। जितना हम्म। रुपया जोर पड़ेगा तो उसके डॉलर में रिटर्न कम हो जाएंगे। हम 85% तो अपना क्रूड बाहर से मंगवाते हैं, हम्म। 60% अब गैस बाहर से लेते हैं। अगर वहां पे कमी हो जाती है और हमारे देश में 10% भी एनर्जी कम पड़ जाती है उत्पादन के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि 10% उत्पादन पे असर पड़ेगा। अमेरिका ईरान तनाव के बीच तेल संकट भारतीय बाजार में हलचल शुरू हो गई है और सोना चांदी चमक रहे हैं। शेयर बाजार में क्या चल रहा है, आज हम आपको विस्तार में और एक्सपर्ट्स के साथ ये बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ युद्ध या राजनीति नहीं है, बल्कि आपकी जेब, आपके निवेश, पेट्रोल के दाम, सोने चांदी की कीमत और शेयर बाजार से जुड़ी है। जी हां, शुरुआत करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। बातचीत की खबरें भी हैं, धमकियों की भी खबरें हैं, और इसी बीच तेल बाजार, गोल्ड मार्केट और भारतीय शेयर बाजार में तेज हलचल देखने को मिल रही है। क्या पेट्रोल और महंगा होगा? क्या सोना और भागेगा? क्या शेयर बाजार गिरेगा या मौका देगा? आज इस वीडियो में हम इसको विस्तार से समझेंगे, कई एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। पूरा मामला क्या है समझिए, दुनिया क्यों डरी हुई है और भारतीय निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। जी हां, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको आखिरी तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं, अमेरिका ईरान तनाव क्या है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिश चल रही है, लेकिन माहौल भरोसे वाला नहीं है। देखिए, सबकी उम्मीद है, दुनिया भर की उम्मीद है कि ये दिस मैड वॉर ऑफ चॉइस, जिसका कोई तुक नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस की क्यों करी जाए, ये खत्म हो जाए। क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें चढ़ी जा रही हैं, इन्फ्लेशन चढ़ी जा रही है, इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गए हैं, फूड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। यूरिया यूनाइटेड स्टेट्स में 42% उसके दाम बढ़ गए हैं। अगर आप ऑयल देखें, गैस देखें अमेरिका के अंदर, तो वहां पे आपके जो है $2 प्रति गैलन रेट था लड़ाई के पहले, आज वो $5 प्रति गैलन पे पहुंच गया और आगे चढ़ सकता है। तो मतलब जो इंडिविजुअल अमेरिकन के पेट पे लात लग रही है, क्वाइट ऑब्वियसली ही इज वेरी अपसेट, और इनको इलेक्शन फेस करनी है नवंबर के महीने में। तो इन पे भी प्रेशर है कि जैसे तैसे ये बकवासबाजी जो शुरू की है अब खत्म करो। बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे कि 48 घंटे में मसल देंगे, रगड़ देंगे, ये लोग घुटनों पे होंगे, मेरे जूते तलवे चाट रहे होंगे। कख नहीं हुआ। और 48 दिन हो गए लड़ाई के, 48 घंटे के बजाय, और कहीं अंत नहीं दिख रहा। अब देखिए, बात ऐसी है कि अंत करना वो चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, एक विरोधाभास है उनकी कथनी में और करनी में। वो कह रहे हैं कि मैं इसको एंड करना चाहता हूं, लेकिन एडिशनल ट्रूप भेजे जा रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भेजे जा रहे हैं। सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट इज बीइंग सेड एंड व्हाट इज बीइंग एक्चुअली डन ऑन ग्राउंड। तो इसके लिए ये प्रिडिक्ट करना तकरीबन इम्पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या सनक चढ़ती है, क्योंकि सनक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता ना साहब। यू कैन प्रिडिक्ट रैशनल बिहेवियर, लेकिन सनकी बिहेवियर को, पागलपने को, कब दौरा कब चढ़ेगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने उनके जो लेटेस्ट चहेते फॉन्डेस्ट फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उसको उसने ईरान भेज दिया है। खबर आ रही थी कि वो मिलना चाह रहे हैं, मीटिंग मांग रहे हैं मुश्ताक खमैनी से, जो सुप्रीम लीडर है।
अब ये दुनिया को नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों मीटिंग मांग रहे थे उनके साथ, क्या वाज इट टू गेट हिज लोकेशन ताकि वो अमेरिकन और इजरायलीज को पास ऑन कर दें और कल उनका भी असैसिनेशन हो जाए, मर्डर हो जाए। तो अमेरिकन वो ईरानियंस ने तो उनको मुश्तबा खमैनी से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। वो उसी लेवल पे बातचीत हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट के लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तरफ अमेरिका दबाव की नीति अपना रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि जब तक आर्थिक घेराबंदी और प्रतिबंध नहीं हटेंगे तब तक बातचीत बेकार है। यानी स्थिति ऐसी है कि बातचीत भी चल रही है और टकराव भी जारी है। Iran has won this war, 40-day war, and Iran has made gains. It has capabilities both at the strategic and the operational level. At the strategic level, 3 big gains have been made by Iran. The first gain is that President Trump recently on the social post, he's written instead of Strait of Hormuz, Strait of Iran. This is the acceptance or acknowledgement by President Trump that he accepts Iran's sovereignty over Strait of Hormuz much in the same way as is accepted by the other two great powers, China and Russia, in the present multipolar world, a big gain for Iran. The second big gain is that Iran, which started with fighting a war of survival, it has militarily defeated a great power, America. And the third gain is that in these 40 days war, the American allies have got distrustful of America. NATO is more or less in the ICU, and the global North nations, the allies of America, are reviewing their relationship with America. So that is the third gain made by Iran because of this war. जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने हों तो असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता है। उसका असर होता है तेल बाजार पर, डॉलर पर, सोने पर, शेयर बाजार पर, महंगाई पर और आम आदमी की जेब पर। इसी वजह से पूरी दुनिया इस खबर को बहुत गंभीरता से देख रही है। जो मिडिल ईस्ट में जो भी लड़ाई और युद्ध चल रहा है, उससे जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे देश को, जो है आपका क्रूड प्राइस जो है वो $100 के आसपास हो गया है। पिछले साल वो औसतन $65 था, तो ये ऑलमोस्ट लाइक 50% की वृद्धि है। और इसके कारण जो है इससे कारण ऑल्सो गैस की सप्लाई जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो बेसिकली कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, शॉर्टफॉल हो रहा है फर्टिलाइजर का। और ऑल्सो ये जो एग्री केमिकल है, जो आप कीटनाशक और जो दवाइयाँ यूज करते हैं सोइंग के पहले, सोइंग के दौरान और जो हार्वेस्ट सीजन की तरफ जाता है, वो सारा जो इनपुट है वो सारा चीज बढ़ सकता है, उनके दामों में वृद्धि हो सकती है। अब तेल बाजार क्यों डर गया, इसको भी समझिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ईरान तनाव से तेल क्यों महंगा हो जाता है? दोस्तों, इसका कारण है खाड़ी क्षेत्र यानी गल्फ रीजन। दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आता है और सबसे अहम रास्ता है हुर्मुज जल डमरू मध्य। अगर यहां तनाव बढ़ता है, जहाज रुकते हैं, सप्लाई बाधित होती है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर आज युद्ध खत्म भी हो जाएं, तब भी तेल की कीमतें जल्दी सामान्य नहीं होंगी। देखिए, अभी तो ईरान को तो वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, 12,000 जगह पे उन्होंने ऑलरेडी बॉम्बिंग कर दी है। और वो पहले तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग कर रहे थे, अब B-52 हैवी बॉम्बर, जो मतलब एक B-52 उतने जो बॉम्बिंग कर सकता है जितने की 15-20 जो आपके फाइटर कर सकते हैं। तो हैवी बॉम्बिंग चल रहा है। तो ये बात तो सही कि ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो ईरान पीछे हट नहीं रहा। जितना वो मतलब वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है, उतना वो भी जो उल्टा पलटवार करके जो अमेरिकन इंटरेस्ट को वहां पे पश्चिम एशिया में, इजराइल में अटैक कर रहा है। तो इसलिए युद्ध चलता चला जा रहा है। अब इसका असर ये होगा कि जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे उत्पादन पे असर पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी के बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते। आपकी जो शॉर्टेज होगी तो उतना उत्पादन में भी कमी आएगी। तो अगर आपकी जो एनर्जी की शॉर्टेज, क्योंकि हम 85% तो अपना क्रूड बाहर से मंगवाते हैं, 60% गैस बाहर से लेते हैं, अगर वहां पे कमी हो जाती है और हमारे देश में 10% भी एनर्जी कम पड़ जाती है उत्पादन के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि 10% उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो हमारा जो अभी ग्रोथ रेट, हम कह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है,
उसमें गिरावट काफी आने की गुंजाइश है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2030 से पहले पुराने सामान्य स्तर पर लौटना मुश्किल हो सकता है। क्यों, इसको भी समझिए। क्योंकि युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नुकसान नहीं करता, सप्लाई चेन भी तोड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रिफाइनरी प्रभावित होती है, स्टोरेज डिपो प्रभावित होते हैं, शिपिंग रूट महंगे हो जाते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ती है और इसका सीधा असर आता है पेट्रोल डीजल की कीमत पर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत पर असर क्या होगा? जी हां, भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है, इसलिए अगर तेल महंगा होता है तो भारत पर असर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, सरकार तुरंत दाम ना बढ़ाए फिर भी दबाव बढ़ेगा। महंगाई बढ़ सकती है जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जियां, राशन, एफएमसीजी सामान, लॉजिस्टिक्स, एयर टिकट सब प्रभावित हो सकते हैं। रुपया कमजोर हो सकता है। अगर डॉलर मजबूत हुआ और तेल महंगा तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव, फिस्कल घाटा, सब्सिडी, टैक्स स्ट्रक्चर सब पर असर पड़ सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, समझना बहुत मुश्किल होता है। लगता है कि वो अगर लेफ्ट साइड से सुबह उठते हैं बिस्तर के तो एक बात कह देते हैं, राइट साइड से उठते हैं तो कुछ और कह देते हैं। तो इसलिए अभी तक वो बात चल रही थी कि मैं विड्रॉ कर लूंगा। फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड की भी बात चल रही है, वहां पे मरीन्स भी जो भेजे जा रहे हैं, 82nd एयरबोर्न डिवीजन के भी अंश भेजे जा रहे हैं वहां पे। तो एक तरफ लग रहा है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड भी हो सकता है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी मैं तो जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खुलवा रहा, आप अपने आप कर लीजिए। तो उनके मंशा क्या है उसको कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं। पर लेकिन इसका असर ये होता है कि अनिश्चितता जो होती है देश में या दुनिया में, वो बहुत बढ़ जाती है। और इसी जब अनिश्चितता बढ़ती है तो आपने देखा स्टॉक मार्केट है या क्रूड के दाम है या बाकी और, क्योंकि लोगों को पता नहीं किस दिशा में जाएगा, किस ऊंट किस दिशा किस करवट उठेगा। तो अभी जैसे कि जो अनिश्चितता है उसके चलते हुए आपका जैसे हम लोग का रुपया कमजोर पड़ रहा है ना, रुपया कमजोर पड़ेगा क्योंकि जो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट है उसके दाम बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि जब पश्चिमी एशिया से हमारा 16% ट्रेड होता है उस पर तो असर पड़ ही गया, जहाज तो वहां आ जा नहीं पा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, तो उससे फिर हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे उसमें कमी आएगी। फिर जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो वहां पे रहते हैं वो काफी बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं, या उनका काम वहां धंधा रुक गया है तो इसलिए वो रेमिटेंस कम हो जाएंगे, तो उससे जो कैपिटल अकाउंट में हमें मदद मिलनी थी वो कम हो जाएगी। फिर जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव चल रहा है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बाहर जा रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। जितना रुपया कमजोर पड़ेगा तो उसके डॉलर में रिटर्न कम हो जाएंगे, जब डॉलर में रिटर्न यहाँ कम हो जाएंगे कहीं और ज्यादा मिलेंगे तो वहां चला जाएगा। तो इसका भी फीडबैक लूप में उससे रुपया और कमजोर हो जाएगा। तो हमारा जो करेंसी जब कमजोर होगा तो उससे जो इंपोर्टेड गुड्स है उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो उसके असर हमारे इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। तो आप ये देखिए कई तरीकों से हमारे इन्फ्लेशन पे, उत्पादन पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, रुपए की जो वैल्यू पे, इन सब पे असर पड़ रहा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोग बराबर सुनना चाहते हैं, सोने चांदी क्यों चमक रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, इसको आज हम समझते हैं। अब बात करते हैं सोने और चांदी की। जब दुनिया डरती है, पैसा भागता है सेफ हेवन में, और सबसे पुराना सेफ हेवन क्या है? सोना। इसलिए तनाव बढ़ते ही निवेशक गोल्ड खरीदने लगते हैं। चांदी भी साथ में तेजी दिखा सकती है क्योंकि ये कीमती धातु भी हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, और तनाव बढ़ता है तो गोल्ड नए हाई बना सकता है, चांदी तेज मूव दे सकती है। मैं ये कहूंगा कि 24 और 25 मार्केट के लिए मार्केट की चाल को उसने स्लो किया। जिस रफ्तार से वो 2020 मार्च के बाद बढ़ी और 2023 अंत तक या 24 शुरू तक बढ़ती रही, उसके बाद वो रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, पर फिर भी ट्रेंड ऊपर को ही था। धीरे धीरे था, हिचकोले मार के था, पर ट्रेंड ऊपर को ही था। आज जब हम बात कर रहे हैं, ये मार्केट 26,300 से गिरकर ये 22,000, 22,500 के बीच में आके खड़ी हो गई है। शायद आप तक जब ये वीडियो जाए तो हो सकता है कुछ पॉइंट इधर या उधर हो, पर मूल बात यह है कि एक डीप करेक्शन देखने को मिला है। कारण इसका रहा, पीछे तो FIIs की सेलिंग, जैसा कि मैंने कहा 2024 के बाद से और 2026 के फरवरी तक
ऊपर जाती रही, नीचे जाती रही। FIIs, FPIs जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, इन्होंने लगातार बिकवाली भारतीय शेयर मार्केट में करी, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रही। हालांकि साथ में जो देसी बॉयज थे हमारे, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें लोग SIP में, म्यूचुअल फंड्स में लगातार पैसे डालते रहे, उन्होंने मार्केट को संभाले रखा। और भले ही ये विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकाल के ले गए हों, परंतु हमारे डोमेस्टिक पैसे की वजह से, यानी DIIs की वजह से मार्केट संभलती रही, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती रही। और 2020 और 2023-24 तक तो अच्छा खासा आगे बढ़ी, काफी साइजेबल मात्रा में आगे बढ़ी। ऐसा मैंने कहा, लास्ट के 2 जो साल थे, ये जो हम पीरियड की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक ठहराव सा या रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, इतना जरूर देखने को मिला, परंतु ये डीप करेक्शन किसी ने नहीं देखी। लेकिन ध्यान रखें, हर चीज सीधी लाइन में नहीं जाती, बीच में गिरावट भी आती है। जी हां, शेयर बाजार में क्या करें भारतीय निवेशक, इस सवाल का भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, भारतीय शेयर बाजार क्या करे? ऐसे समय में बाजार आमतौर पर 3 तरह का व्यवहार करता है। घबराहट में गिरावट, शुरुआत में लोग बेचते हैं, सेक्टर रोटेशन, कुछ सेक्टर गिरते हैं, कुछ चढ़ते हैं, स्मार्ट मनी खरीदती है। जहां आम लोग डरते हैं, वहां बड़े निवेशक मौका ढूंढते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। किन सेक्टरों को फायदा होगा समझिए। इन सेक्टरों के आप शेयर खरीद सकते हैं: डिफेंस, ऑयल एंड गैस, गोल्ड फाइनेंस, कुछ कमोडिटी कंपनियां। किन पर दबाव होगा जिनसे आप निकल सकते हैं: एविएशन, पेंट, केमिकल, ऑटो, FMCG, इनपुट कॉस्ट बढ़ने पर। मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी नजर रखिए। अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह है कि मिड और स्मॉल कैप में रिकवरी का मौका बन सकता है। अगर बाजार स्थिर हुआ तो वैल्यू बाइंग दिख सकती है। मार्केट अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को नहीं पचा पाती है, मार्केट सब कुछ पचा जाती है। ये जो अनिश्चितता इस युद्ध के बाद खड़ी हो गई, इस अनिश्चितता को लेके मार्केट में चिंता बन गई। हालांकि आप अंडरलाइंग रीजंस लें तो उसमें क्रूड ऑयल का बढ़ना, महंगाई आने की आशंका होना, रुपए का गिरना, मैं भारतीय मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, रुपए का गिर जाना, इनपुट कॉस्ट, बहुत सारी कंपनीज जो मार्केट में लिस्टेड हैं उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाना, इसका अंदेशा होना, ये सब कारण रहे। पर जैसा कि मैंने कहा, जो एब्सोल्यूट कारण होते हैं उनको मार्केट थोड़े दिन में भुला के आगे बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, इन 5-6 साल का भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपने जरूर देखा होगा। पर जब मामला अनसर्टन हो जाता है, जब पता ही नहीं कि आगे होने क्या वाला, ये नहीं पता युद्ध कहाँ जाएगा, ट्रम्प साहब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की तैयारी करे बैठे हैं, ट्रम्प साहब नीचे सैनिक उतारना चाहते हैं, ये नहीं पता पावर प्लांट्स का क्या होगा, एनर्जी प्लांट्स का क्या होगा, सैलिनेशन प्लांट्स का क्या होगा, क्या न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हो जाएगा। ये अनिश्चितता इस युद्ध को कहाँ ले जाएगी, कितने दिन ये और चलेगा, क्या ये और विध्वंसक होगा, क्या ये और भीषण होगा, क्या ये और तबाही लाएगा, क्या क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी, क्या इसमें और देश भी शामिल हो जाएंगे, क्या इसमें विश्व युद्ध का रूप दिखाई देने लग जाएगा, विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का दिखाने लग जाएगा, क्या ये दुनिया को मंदी में ले जाएगा। ये सब सवाल मार्केट में इस समय घूम रहे हैं। निवेशक अब क्या करें, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे जरूरी हिस्सा, अगर आप निवेशक हैं तो अभी क्या करें। गलती नंबर 1, पैनिक सेलिंग, डर कर सब बेच देना गलत है। गलती नंबर 2, ऑल इन बाइंग, एक साथ पूरा पैसा लगा देना गलत है। बेहतर रणनीति क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, SIP जारी रखें, अच्छे शेयर चुनें, गिरावट में धीरे धीरे खरीदें, ट्रेडर रिस्क मैनेज करें, स्टॉप लॉस रखें, न्यू बेस्ड वॉलिटी समझें, गोल्ड इन्वेस्टर प्रॉफिटेबल हेज के रूप में रखें, पूरा पैसा गोल्ड में मत डालें, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, इक्विटी, गोल्ड, डेप्थ, कैश। जैसे ही अमेरिका और कमजोर नजर आएगा, उसकी जो डॉलर की ताकत की असलियत है वो सामने आएगी और फिर आपको सोना यहां से ऊपर, बल्कि मुझे तो उम्मीद है आपको अप्रैल के महीने तक ही मुझे लगता है कि ये वापस $5,000 छू जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर ही जाएगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सोने का अंडरटोन बुलिश है। किसी भी सेंट्रल बैंक ने संजीव सोना नहीं बेचा है, जो बड़े लोगों ने जिन्होंने लिया था, जिन्होंने बड़ी मात्रा में सोना लिया था, किसी ने अभी तक सोना नहीं बेचा है। ये खाली जो सटोरिये होते हैं कमोडिटी मार्केट में,
उन लोगों का किया हुआ खेल। जी हाँ, आने वाले दिनों में क्या देखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिए। अब बाजार किन चीज़ों पर नज़र रखेगा? अमेरिका ईरान बातचीत सफल होती है या नहीं, तेल की कीमतें कहां जाती हैं, डॉलर इंडेक्स, रुपए की चाल, एफआईआई खरीदारी या बिकवाली, भारत सरकार का रुख, वैश्विक बाजार सेंटीमेंट। तो अगर मंदी आती है तो चांदी में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है क्योंकि चांदी का 55% प्रयोग इंडस्ट्रियल है, डेटा इक्विपमेंट, सोलर सेल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन सब में। तो इनकी मांग कम होने से, इन चीजों की मांग कम होने से चांदी थोड़ा सा पीछे छूट सकती है सोने के मुकाबले। और फिर चलते चलते दोस्तों, साफ है ये सिर्फ युद्ध की खबर नहीं है, ये आपकी जेब की भी खबर है। अगर तनाव बढ़ा, तेल महंगा, महंगाई तेज, सोना मजबूत, बाजार वॉलीटेड, और अगर शांति बनी, बाजार राहत रैली दे सकता है, तेल नरम पड़ सकता है, मिड कैप में तेजी आ सकती है। अब सवाल आपसे, अगर बाजार गिरता है तो आप खरीदेंगे या डरेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जितने लोगों तक सूचना पहुंचे उन सब का भला हो सकते हैं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के अपडेट के साथ। नमस्कार।